नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने ब्लैकमेलिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा या इसके बारे में खबरों में बहुत कुछ जाना होगा। ब्लैकमेलिंग में अक्सर ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति की गोपनीय या निजी जानकारी थी। अब वह उन निजी जानकारी को पब्लिक में साझा ना कर दे, दूसरे लोगों को ना बता दे या ना दिखा दे। इसके एवज में आपसे कुछ मांगे रखता है, कुछ मांगता है, पैसे मांगता है, आपको ठगता है। तो इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। और ब्लैकमेलिंग के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो निजी जानकारी जो है अगर किसी के हाथ में लग जाए तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक मामला न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी लेकर आए थे और उन्होंने याचिका दायर की इस मामले में, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और इसी की वजह से निजता का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखा जाता है। और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे देखा जाता है। तो आखिर यह निजता का अधिकार लाने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी, इनके बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिसके पीछे की वजह है कि इनका हाल ही में देहावसान हो गया है। तो हम एक बार से निजता के अधिकार के बारे में और इन्हें जान सके, इसके लिए यह चर्चा है। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा के बिंदु क्या है। के.एस. पुट्टास्वामी का प्रारंभिक जीवन क्या था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला क्या था और उस मामले में कौन कौन सी बातें थी जो बहुत महत्वपूर्ण हुए और साथ में निर्णय क्या रहा। उसके बाद देखेंगे कि अपवाद क्या है, मतलब कि क्या यह निर्णय एक तरफा रहा या इसमें भी कुछ पक्ष ऐसे थे जिसे यह अपवाद के रूप में शामिल किया गया है कि निजता के अधिकार को कहां पर कितना नियंत्रित किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। तो चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी जानकारी को, जो दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, जैसे कि करोल बाग सेंटर है, वहां पर हिंदी माध्यम का सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 13 नवंबर से शुरू है और इसके लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इंदौर में भी आईएसजीएस फाउंडेशन का बैच 11 नवंबर से शुरू है और इसके लिए भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो जो भी ऑफलाइन सेंटर से तैयारी करना चाहते हैं, इन सेंटरों में जाके जानकारी ले सकते हैं। या फिर आपके पास एक नंबर है 8750187501। इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी कोर्स की, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अब आगे बढ़ते हैं, खबर पर आते हैं। खबर जो है वो ये है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और इसी वजह से अब हम जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इन्हें याद किया जाएगा निजता के अधिकार की वजह से। तो इनका जन्म 1926 में बेंगलुरु के पास में हुआ था और शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेंगलुरु से ही सरकारी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये एक वकील बनते हैं 1952 में। और वह थी मैसूर उच्च न्यायालय, मैसूर हाई कोर्ट। और मैसूर हाई कोर्ट एक ऐसा समय आया जब कर्नाटक उच्च न्यायालय में बदल गया समय के साथ, और वहां पर आगे चल के उसी उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश भी बन गए। तो एक वकील से एक न्यायाधीश तक का इन्होंने सफर पूरा किया कर्नाटक उच्च न्यायालय में। और उसके बाद जब ये रिटायर हो गए तो वहां नहीं रुके। रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं कि अगर वह जज की सेवा में नहीं है तो अब वह कुछ और नहीं कर रहे थे। वो उसके बाद भी आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। और आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बाद की बात करें तो जब यह आधार कार्ड, जिस आधार नंबर की हम बातें हमेशा करते रहते हैं, जब यह आया था तो इस पे उन्होंने देखा कि जितनी भी जानकारियां हमारी ली जा रही हैं आधार कार्ड तैयार करने के लिए, उसमें निजता के अधिकार के हनन होने की संभावना है। और इसको लेकर के इसी वजह से वो न्यायालय में जाते हैं। अब जब वो न्यायालय में जाते हैं तो यह मामला जो चलता है काफी कई वर्षों तक, 2017 में इसका फैसला आता है। लेकिन अब बात यह आती है, जो चुनौती उन्होंने दी उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी पहली थी कि बायोमेट्रिक पहचान उसमें हमारी शामिल थी, उसमें हमारी बहुत सारी निजी जानकारी थी। देखिए, निजता का मतलब क्या है। जहां पे हमारी निजी जानकारी है, मेरी उम्र क्या है, ये आपको तब पता हो जब ये मैं चाहूं, मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं शाम को कहां जाने वाला हूं, मेरे प्लान क्या है अगले कुछ दिनों के, मैं कहीं छुट्टी बिताने वाला हूं तो कहां बिताने वाला हूं, मैं अपने जीवन को लेकर के छोटी छोटी चीजों लेकर के जो भी मेरी जानकारी है, उन सारी चीजों में जो बातें हैं, जब मैं नहीं चाहता हूं किसी को पता चले तो वह मेरी निजता हो जाती है। तो इसी निजता की बात हो रही है कि इसी वजह से इन्होंने महसूस किया कि इसमें
कहीं ना कहीं निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और इस निजता के अधिकार को मजबूत करने की जरूरत है। और इसी का असर यह रहा कि यह मामला धीरे धीरे बढ़ता रहा। देखिए, शुरुआत में जब सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया, जनहित याचिका गई, तो यहां पे न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एलपीजी कनेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा जो निजी जानकारी थी। फिर उसके बाद मनरेगा में भी या कुछ अन्य योजनाएं हैं उसमें भी आधार का इस्तेमाल किया जाएगा, यह बात भी सामने आई। तो ये बातें आधार के संबंध में थी। फिर उसके बाद यह मामला और आगे गया, जब सर्वोच्च न्यायालय में और आगे बढ़ता है, कई साल गुजर जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहते हैं कि यह जो निजता है, यह निजता की जो बात होती है, यह एक एलीट अवधारणा है। यानी कि जो व्यक्ति पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, जिनकी अपनी एक बहुत ही बड़ी सामाजिक साख है या राजनीतिक साख है या बड़ी पहुंच है, पहुंच वाले जिसको एक आसान शब्दों में कहा जाता है, उनके लिए अवधारणा है निजता की। और इसको एक अलग संदर्भ में देखा जाए, जहां पर यह बात व्याख्या में बताई गई विद्वानों के द्वारा कि इनके कहने का मतलब यह था कि जो लोग पहुंचे हुए लोग हैं, साख वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो एलीट वर्ग है, उसको सरकार को कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास पर्याप्त धन है, वो अपने लिए सुविधाएं जुटा सकता है। लेकिन ऐसा वर्ग जिसके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसकी जानकारी जब तक सरकार को मिलेगी नहीं, तब तक सरकार उनके लिए कुछ करेगी कैसे, ये उन्होंने पक्ष रखा था। लेकिन यह बात आगे बढ़ती है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है। एलीट वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं, ये सभी वर्गों के लिए है, क्योंकि उसके गरिमापूर्ण जीवन के लिए उसकी निजता का होना आवश्यक है। फिर उसके बाद आगे इन्होंने यह भी कहा कि संविधान की बात अगर करें तो निजता का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद संविधान निजता के अधिकार को संरक्षण देता है, क्योंकि यह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। तो आर्टिकल 21 यहां पे आ जाता है। तो यहां पे मुख्य बात यही थी कि आर्टिकल 21 से हम निजता के अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज भी जा सकते हैं। अगर कहीं भी हमारे निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, आप देखिए कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें किसी का निजी डेटा, फोटो, वीडियो या कोई भी जानकारी पब्लिक होती है, उसको डिलीट कराने के लिए या उसको हर जगह से हटवाने के लिए क्या होता है, लोग जाते हैं न्यायालय के पास और उसको वहां से इस अधिकार के अंतर्गत लाभ मिलता है, उसको वहां पे उपाय भी निकाला जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो रहा उसमें हम कुछ और बातें देख लेते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता के जो अधिकार है, इस अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को भी शामिल किया गया है। परिवार की जो पवित्रता है, शादी करने का फैसला है, बच्चा पैदा करने का जो फ्यूचर का प्लान है, वो सब कुछ निजता के अधिकार में आएगा। निजता के अधिकार की परिभाषा को परिभाषित करना मुश्किल है, बहुत सारी चीजें समय के साथ इसमें शामिल होती जाएंगी। अब यहां पे देखिए, किसी का अकेले रहने का अधिकार भी निजता के तहत आएगा। आप कुछ मान लीजिए कि कहीं पे नेट भी चला रहे हैं, तो आपका अधिकार होना चाहिए कि आप जो नेट चला रहे हैं उसमें आप क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये थर्ड पर्सन को नहीं पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पे देखिए, निजी स्वायत्तता की सुरक्षा करता है और जीवन के सभी अहम पहलुओं को तरीके से तय करने की आजादी देता है। जब आपकी निजता बनी रहेगी तो आप अपना सहज जीवन जी पाएंगे और सहज निर्णय ले पाएंगे अपने सहज जीवन के लिए। अब यहां पे ये बात देखिए, याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी निजी जीवन के बारे में, उसकी निजी जानकारियों के बारे में किसी को अगर बहुत ज्यादा पता चल जाए तो वह उसका फायदा उठा सकता है, यानी कि संभावना है कि उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो किसी पर काबू पाने के लिए उसकी निजी जानकारी जुटाना एक बहुत ही गैर वाजिब तरीका हो सकता है और इसी से बचाने का प्रयास है, और यही इस फैसले में कहा गया कि यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। लेकिन यह भी कहा गया कि निजता के अधिकार में कुछ अपवाद हैं और 3 ऐसे मामले हैं, 3 ऐसे आधार बनते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि जानकारी को निजी रखना जरूरी नहीं रह जाता है। जैसे कि ऐसी राजकीय कार्रवाई में जहां पे एक विधायी जनादेश आ जाए, कोई कानून अगर लाया जाए और वह तर्क सम्मत हो, ऐसा भी ना हो कि उस कानून को फिर आगे न्यायालय खारिज कर दे। फिर उसके बाद दूसरा है किसी राजकीय उद्देश्य से, मान लीजिए कि प्रशासन का इशू है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कोई संधि की बात है या हम कहें देश की सुरक्षा की बात है, तो वैसे में वैध होना चाहिए राजकीय उद्देश्य से। तीसरी बात है कि जैसे यह होता है कि अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक में क्या हो गया, मान लीजिए कि किसी खास कार्य के लिए, जैसे कि
मान लीजिए कि जानकारी किसी खास योजना के लिए चाहिए, किसी खास वर्ग को खास लाभ पहुंचाना है और वह कल्याणकारी सरकार की योजना है, तो वहां पर जितनी मात्रा में जानकारी की जरूरत है उतना ही सरकार उस जानकारी का उपयोग करे और जितनी की जरूरत नहीं है उसमें वह दखल ना दे। तो यहां पे अनुपातिक रूप से जानकारी की जितनी आवश्यकता है उतना ही लिया जाए, यह बात भी कही गई है। तो यह जो 3 आधार हैं, ये वो आधार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस 2017 के फैसले के बाद सामने आए हैं। तो यह जो निष्ठा का अधिकार है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आज के जीवन में हम जीवन शैली में देख सकते हैं और डिजिटल होती दुनिया में तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी हमें याद रहेंगे उनके इस विशेष कार्य की वजह से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अभी एक अभ्यास प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न क्या है, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? कमेंट करके सवाल का जवाब दीजिएगा। निष्ठा का अधिकार, भूल जाने का अधिकार, समानता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।